In today's lesson, I will explain the solution of first year chemistry 2021 आखन एग्जामिनेशन बोर्ड का पेपर है। उसका 50 जो थ्योरी के एमसीक्यूज हैं उसका सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, if the molecular mass of an organic compound is 60 amu and its empirical formula is CH2O, then its molecular formula will be। यहाँ पर इन्होंने हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है जो कि है 60, और हमसे कहा जा रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जबकि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है वो है CH2O। अच्छा, अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना हो तो सबसे पहले हमें एक होल नंबर जो कि डिवाइड करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, उसको कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास चाहिए। उसको डिवाइड किया जाता है इम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। तो हमें ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 60 गिवन है। इम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेते हैं। इसमें कार्बन एक है तो 12 प्लस दो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो 12 + 2 हमारा 14 + 16 30। तो 60/30 जो हमारा एन आएगा वो 2 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वो होता है कि अगर हम गिवन इम्पेरिकल फॉर्मूला को इस स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर दें, इस एन से, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारा जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है CH2O और N2 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C2H4O2। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, द नंबर ऑफ ब्रोमाइड आयन इन 3.5 मोल ऑफ MgBr2 इज। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है MgBr, और उस MgBr में पूछा गया है कि उसके अंदर कितने ब्रोमाइड आयन हैं, जबकि उस पूरे MgBr के मोल हैं 3.5। तो अगर मैं MgBr को आयनाइज करूं तो MgBr मुझे एक मैग्नीशियम का आयन देगा और दो ब्रोमाइड के आयन्स देगा। या यूं कहना चाहिए कि अगर मैं इसको, ये बैलेंस हमारी आयनाइजेशन की इक्वेशन है। अगर मैं इस तरह से देखूं कि अगर ये 1 मोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज होता है तो 1 मोल मैग्नीशियम मिलता है, और 2 मोल मतलब डबल मोल जो है वो हमें ब्रोमाइड आयन के मिलते हैं। तो अगर ये हमारा 3.5 है तो MgBr 3.5 मोल होगा। तो जो Br होगा वो 2 × 3.5 जो कि बनेगा 7 मोल्स। ठीक है, तो ब्रोमाइड आयन के हमारे 7 मोल्स हैं। लेकिन हमसे कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन पे जरा फोकस करें। हमसे कहा जा रहा है ब्रोमाइड आइंस, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आइंस कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे पास जो भी मोल्स हों उनको हम एवोगैड्रो नंबर से, जो कि है 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, इनिशियली वो आएगा 42.14 एक्सपोनेंट 23, लेकिन जब आप ये पॉइंट इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4.214 एक्सपोनेंट 24। आइंस ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिग्निफाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब कि जिसमें कोई हम मेजरमेंट, क्वांटिटी की मेजरमेंट ना कर रहे हैं। अच्छा, प्रिडिक्टिंग द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट को प्रोडक्ट करना भी हम अमाउंट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेटिंग द एक्चुअल यील्ड, ये भी कैलकुलेशन है, एक क्वांटिटी है। डिटरमिनिंग ऑफ डिटरमिनिंग द प्रेजेंस ऑफ लेड इन पेंट। हाँ, ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, मतलब इसमें से हम ये बता रहे होते हैं कि लेड पेंट में है या नहीं है। इसमें कोई क्वांटिटी की बात नहीं होती, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x ग्राम ऑफ कार्बन एंड 2x ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स,
जो कि हमारे पास है 6.02 x/23, देन x इज इक्वल टू। अच्छा, अगर हमें पता हो कि बहुत कॉमन सी बात है कि कार्बन का जो मास होता है वो ऑलरेडी 12 होता है, तो अगर मैं यहाँ x की बात करूँ तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑलरेडी हमें पता है कि ये कार्बन का मोलर मास है। और 12 ग्राम ऑफ कार्बन में ही 6.02 x/23 पार्टिकल ऑफ कार्बन एटम के होते हैं। और मैग्नीशियम का जो मास होता है वो डबल होता है, मतलब 2x का ये 24 हो जाएगा mg का। मास डबल होने से एवोगैड्रो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही रहते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारा x हुआ वो x क्या हुआ, 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट इन एवरी 100 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4। यहाँ हमने मास ऑफ नाइट्रोजन मालूम करना है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि हम टोटल मास जो भी नाइट्रोजन इस फॉर्मूले में, हमारा जो नाइट्रोजन इसमें यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और टोटल नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 14 होता है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, जो कंप्लीट इसका मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है। इसका मॉलिक्यूलर मास हमारा कैसे आएगा, अगर आप देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो ये 2 नाइट्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो इसमें यानी कि 8 हाइड्रोजन है, और एक सिंगल हाइड्रोजन के का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 8 हाइड्रोजन का टोटल एटॉमिक नंबर 8 हो गया। प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर हमें 32 गया, सॉरी एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ बार बार, एटॉमिक मास 32 दिया गया है। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे कितने, 4 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का मास जो है 16 है, 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, 64। ठीक है, अब ये एक रेशियो हमने बनाना होता है जब भी हम किसी का क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर रहे हो, या मास भी कैलकुलेट इसी तरीके से किया जा सकता है। जो भी अमाउंट दिया जाए उसको बस इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। अमाउंट हमारा 100 ग्राम दिया गया है, तो हम इसको 100 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी कैलकुलेट आएगा वो हमारा इस 100 ग्राम के अंदर जो भी सब्सटेंस नाइट्रोजन का प्रेजेंट है वो आ जाएगा। अब अगर हम इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हुए या सिंपल कैलकुलेटर यूज करते हुए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली जो आ रहा है वो 21 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 100 molecules of acetic acid are uh, ionized into acetate and hydronium ion out of 1,000 molecules, then the number of ions produced by the dissociation of 100 mole of acetic acid will be। अच्छा, अब अगर हम देखें यहाँ पर टोटल हम यूज कर रहे हैं, टोटल हम कितने मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, टोटल हम 1000 यूज कर रहे हैं, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 आयनाइज हो रहे हैं। तो पहले तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट हमारा आयनाइजेशन हो रही है। तो 100/1000 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम करते हैं तो हमारा जो परसेंटेज निकल के आती है वो आती है 10%। मतलब जितना भी मैं एसिटिक आयनाइज कर रहा हूँ उसका सिर्फ 10% आयनाइज हो रहा है। तो अब मैंने 100 मोल्स यूज किए हैं, तो 100 मोल का 10% क्या होगा, 100 मोल्स ऑफ 10%। तो सिंपल सा 100 को मल्टीप्लाई कर दें 10/100 से, तो भी हमारा ये आ जाता है 10 मोल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 10 मोल्स ही आयनाइज हो रहे हैं। अच्छा, और हमसे कहा गया है नंबर ऑफ आइंस, तो 10 मोल्स की अगर हम बात करें। अच्छा, अब आइंस हमसे यहाँ पर किसके पूछे जा रहे हैं, अच्छा इन्होंने जनरल बात की है तो फिर वो हो सकता है कि सिर्फ एसीटेट आयन या हाइड्रोनियम आयन की बात की गई हो। तो फिर हम क्या करेंगे, इन मोल्स 10 मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, जो कि है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये हमारा बनेगा 6.02 एक्सपोनेंट 24, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल। अगर आपको याद हो तो डी ऑर्बिटल की जो एल की वैल्यू होती है वो होती है 2, और एम हमारा कैलकुलेट होता है +-2। तो -2 से स्टार्ट करते हैं, और इसी तरीके से -2 -1 0 +1 +2। तो ऑप्शन सी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 8 में द इन डिस्चार्ज ट्यूब द पॉजिटिव रे आर प्रोड्यूस व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक। अच्छा, ये हमारा पॉजिटिव रेज की बात हो रही है। तो पॉजिटिव रेज हमेशा आयनाइजेशन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब से होती है, क्योंकि जब कैथोड रेज गैस, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूँ कि अगर हमारे डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस मौजूद है, तो हाइड्रोजन गैस एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे कंपोज करती है। तो अगर लेट सपोज हमारा ये कैथोड है और कैथोड, और ये हमारा एनोड है, इस कैथोड को सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एनोड को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो जब कैथोड रे फ्लो करते हैं तो बेसिकली वो क्या फ्लो कर रहे होते हैं, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ जाएंगे, सारे के सारे एनोड की तरफ जाएंगे। तो बीच में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स भी इसी वजह से हट जाते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या बचता है, फिर उसका न्यूक्लियस बचता है, जिसको आप और जो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो फिर पॉजिटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो इस तरफ जाएगा। और ये जो बहुत सारे, क्योंकि गैस का एक एटम नहीं होता या मॉलिक्यूल नहीं होता, बहुत सारे एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, वो सारी की सारी पॉजिटिव पार्टिकल्स जब मूव करते हैं टुवर्ड कैथोड, तो वो बन जाते हैं एनोड, सॉरी, पॉजिटिव रेज। तो बेसिकली ये इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने का मतलब ये भी था कि आपको ये भी रिकॉल हो जाए कि पॉजिटिव रेज बनती कैसे। वैसे सिंपली इसका आंसर हमारे पास था कि जो भी हमारे पास इसके अंदर गैस है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस इनक्लोज इन द ट्यूब, उनकी आयनाइजेशन से बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ द ऑफ अ moving electron around the nucleus of an atom simultaneously। ये एक स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट, अगर आपको याद हो, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, जिसने ये कहा था कि एक ही वक्त में हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हेनरी मोजले डिड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एक्सरे इन द ईयर 1913। अकॉर्डिंग टू दिस हिज स्टडी, एक्स-रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ कैन बी जनरेटेड बाय। अच्छा, अगर हम बात करें कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे हुई, एक्सरे प्रोड्यूस हुई कि जब एनोड के ऊपर कैथोड रे से हिट किया गया, या कैथोड रे एनोड पे, बेसिकली एनोड पे हिट हुआ। और फिर अगर हम ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ की अगर चाहते हैं, तो एनोड का जो मेटल है दैट शुड बी मेड अप ऑफ हैवियर एटॉमिक मास, या हैवियर या जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यूजिंग एन एनोड ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम हायर एटॉमिक नंबर वाला ही हायर एटॉमिक मास रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अच्छा, अब ये डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ का सिंपल सा फॉर्मूला है। इनमें से कोई एक फॉर्मूला हमारा इनकरेक्ट है। पहला फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है, ये करेक्ट है। दूसरा फॉर्मूला जो है वो खुद ही डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, पहला वाला फॉर्मूला हमारा सिंपल जनरल वेवलेंथ कैलकुलेट करने का है, और दूसरा वाला हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अच्छा, अब तीसरा सी वाला फॉर्मूला भी चेक करते हैं कि क्या ये वेवलेंथ का फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता। इसमें हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। H/2, अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। और ये m से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू H/m से m मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर m², और ये क्या हो गया, v²। अच्छा, अब अगर आप देखें ये अंडर रूट के अंदर दो क्वांटिटीज हैं जिन पे स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा, तो ये क्वांटिटीज का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों बाहर आके एम वी हो जाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी वही फॉर्मूला बन गया बी वाला। तो इसका मतलब है ये तीनों फॉर्मूलाज करेक्ट हैं, और एक ही फॉर्मूला फिर इनकरेक्ट हुआ जो कि डी होगा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में द करेक्ट
रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये एक सिंपल सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आप ऑर्बिटल्स की शेप को अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो हमारा जो है बेसिकली ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं। ऑप्शन ए आसानी से और ऑप्शन डी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पी ऑर्बिटल की शेप है। तो हमसे इन्होंने डी की बात की है। हाँ, अगर हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है तो सी और डी में। बस ये याद रखिएगा, डी जेड स्क्वायर का मतलब है जेड के ऊपर ही जो है वो आपको ज्यादा शेडिंग दिखाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि जेड पे इसकी कंसंट्रेशन या उसकी मतलब क्वांटिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की। तो इस वजह से इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यहाँ पूछा ये जा रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि उनका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है H2O का। तो ऑक्सीजन का की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो इससे हमारे बहुत क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। टोटल हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 5, 6, 7, 8। अच्छा, अगर आप और से देखें, हमारे पास ये हैं 4 ऑर्बिटल्स। ये 4 ऑर्बिटल जिसमें 2s, 2px, 2py, 2pz है। ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, जिनमें एक 2s ऑर्बिटल होता है और 3 जो है वो 2p होते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारा आंसर बनता है वो क्या बनता है कि 1 जो है 2s ऑर्बिटल होता है और 3 ऑर्बिटल 2p के होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मॉलिक्यूल दैट शो जीरो नेट डायपोल मोमेंट। वो वही मॉलिक्यूल होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी जो कि CO2 का मॉलिक्यूल है, ये हमारा नॉन पोलर है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर आप इसके दरमियान एक सिमेट्रिकल लाइन डालें तो इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, गिवन आर द पेयर ऑफ ऑर्बिटल शोइंग ओवरलैप्स। ठीक है, ये फर्स्ट है ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ऑप्शन है, थर्ड है, तीनों में ओवरलैपिंग हो रही है। अच्छा, द ओवरलैप दैट रिजल्ट इन सिग्मा 3p। सिग्मा, ये सिग्मा का सिंबल है। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा उसी वक्त बनता है जब ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। तो सिर्फ ऑप्शन मतलब जो हमें यहाँ पर जो दिखाया गया 1 ही में ऐसा हो रहा है कि वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर ट्रू अबाउट डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट दैट आर। अच्छा, यानी कि कौन सा है जो एक्सेप्शनल केस है जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग को डिफाइन ना करता हो या उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन ना करता हो। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर पहले देखता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली पुल्ड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये कोवलेंट बॉन्ड में होता है। जैसे हमारे पास HCl है, एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन का जो एटम है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो ये एक कोवलेंट बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है। तो हमने एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी ढूंढनी है। अच्छा, बॉन्डेड एटम्स प्रिफर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन स्पेस। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो जिस जगह से अटैच हैं तो उसी हिसाब से वो अपने आप को ओरिएंटेटेड करते हैं। ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। द नंबर ऑफ एन आइंस सराउंडिंग कैटायन इज लिमिटेड। ओके, अगर हमें पता हो कि कोई एन आइन और कैटायन का कॉन्सेप्ट कोवलेंट मॉलिक्यूल में नहीं होता, उस पर अगर चार्ज होता भी है तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होता है। परमानेंट अगर आइन आ जाए तो उसको एनाइन कैटायन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अच्छा, अगर आपको याद हो, अमोनिया में हमारे पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और एक लॉन पेयर होता है। और जब हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इसकी शेप जो बनती है वो कहलाती है ट्राइगोनल पैरामिडल। अच्छा, इसकी क्या प्रॉपर्टी है मैं सिंपल सा बता दूं कि अगर एक एटम के सराउंडिंग में 3 बॉन्ड पेयर हों, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड पेयर्स
और एक लोन पेयर है। तो ये ऐसे केस में जो हमारी शेप बनती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल बनती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी अमोनिया मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, गिवन इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Be2 प्लस आइन आइन शोइंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल ओनली। अच्छा, हमें यहाँ एक ऑलरेडी एक MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थ्योरी की डायग्राम बनी बनाई मिल गई है। और अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Be2 प्लस इज, अच्छा ऑलरेडी ये फील्ड है, हमें इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्डिंग और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करने माइनस करते हैं उसको एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से, और डिवाइड बाय 2 कर दें। तो बॉन्डिंग वाले वो होते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है। तो हमारे टोटल यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें सिर्फ दो ही हैं जो कि बॉन्डिंग में है और एक एंटी बॉन्डिंग में है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 - 1/2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या बनता है, 1/2, जो कि होता है 0.5। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है, वाटर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर व्हेन देयर इज लो। अच्छा, यहाँ जब बॉयल की बात हो रही है तो हमें ज़रा थोड़ा सा फोकस करना होगा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पे। मतलब कोई भी लिक्विड बॉयल कब होता है कि जब उस पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो उस पे एक एक जो उस पे अप्लाई हो रहा था उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। और जब हम उसको हीट करते हैं तो जो इसका वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा और ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड बॉयल होगा। लेकिन अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर हमारा लो हो जाए तो फिर वेपर प्रेशर को मतलब कम ही रहना पड़ेगा, तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर लिक्विड until द इंटायर लिक्विड is converted into gas, the temperature of the system will remain constant। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास स्टेट चेंज होती है, हमारे यहाँ पर एक कुछ कंडीशंस हैं कि अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही होती है तो फिर टेम्परेचर चेंज होता है। और अगर टेम्परेचर यानी कि स्टेट चेंज होती है तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो यहाँ हमने इन्होंने कहा है कि इंटायर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्टेट चेंज हो रही है तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, इसमें क्या कहा गया है, द ऑप्शन इज दैट इज करेक्टली अबाउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द हाईली वॉलेटाइल लिक्विड। अच्छा, अब यहाँ बात कर लें हाईली वॉलेटाइल लिक्विड की। हाईली वॉलेटाइल लिक्विड वो होता है जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, या इन शॉर्ट उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही कम होगी या होगी ही नहीं। तो अगर यहाँ इन्होंने टर्मिनोलॉजी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कही है, तो हाईली वोलेटाइल लिक्विड में तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही कम होंगे। तो ऑप्शन ए और बी में लेस की बात हो रही है, तो हमारा फिर ऑप्शन ए या बी में हो सकता है। अच्छा, अब अगर हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कम होंगे तो हमें फिर एनर्जी ज्यादा या कम, अगर आप इस तरह से सोचें कि जब बॉन्डिंग ही वीक है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम, तो सिंपल सा आंसर समझ में आता है, मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो आसानी से जो भी अगर हम उसको एवोपरेट कर रहे हैं या स्टेट चेंज कर रहे हैं वो हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस द लेयर विच इज सैंडविच बिटवीन टू शीट ऑफ पोलराइज्ड ग्लास इज composed ऑफ ये हमारा बेसिकली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, जिसको LCD भी कहते हैं, बनाने के काम आती है। और इसका फुल फॉर्म जो बनता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी जिसे कहा जाता है, तो ये क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल से बनता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, एन आइसोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच। अच्छा, एन आइसोट्रॉपी क्या है,
एनआइसोट्रॉपी का मतलब यह है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में फ्यू क्रिस्टल्स शो रिपीटेशन ऑफ एंगल ऑन 360 रोटेशन अलोंग इट्स एक्सिस। यहाँ एक्सिस की बात हो रही है, हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। सम क्रिस्टल शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी विथ डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्शन बी इस रिस्पेक्ट से करेक्ट होता है कि जहाँ डायरेक्शन चेंज होगी वहां पर ही हमारी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन द गिवन टेबल द टाइप ऑफ सॉलिड दैट करेक्टली मैचेस इट्स प्रॉपर्टी। अच्छा, आयनिक के बारे में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आयनाइज फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए होते हैं, हीट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये इससे मैच नहीं हुई प्रॉपर्टी। कोवलेंट का क्या रहा है? मीनेबल एंड डक्टाइल, ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है, ये भी मैच नहीं हुई। अच्छा, मेटेलिक लो मेल्टिंग एंड हाई वॉलेटिलिटी, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट बात हो गई, क्योंकि मेटल में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और मॉलिक्यूलर का क्या है? सॉफ्ट एंड इजीली कंप्रेसिबल। हाँ, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। द गिवन टेबल शो टू डिफरेंट फिनोमेना 1 and 2 इन विच क्रिस्टल लैटिस एग्जिस्ट। अच्छा, वन में हमें कहा गया है क्रिस्टल लैटिस ऑफ एन आयनिक सॉलिड, और यहाँ क्रिस्टल लैटिस ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, इसमें क्रिस्टल लैटिस ऑफ आयनिक सॉलिड में दो हमें शेप्स के नाम बताए गए हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, और इसमें क्यूबिक से ये भी शेप का चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो कोई भी एलिमेंट की शेप के चेंज होने की बात होती है, तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। एलोट्रॉपी की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, उसको हम एलिमेंट के रिस्पेक्ट से उसको एलोट्रॉपी कहते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमें ऑप्शन सी या डी हो सकता है। अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आया कि यही चीज अगर हम अप्लाई करते हैं किसी सॉलिड के ऊपर, सॉरी आयनिक सॉलिड के ऊपर, तो आयनिक सॉलिड के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन शेप शो करे तो इस प्रॉपर्टी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है द गिवन क्रिस्टल्स लैटिस इज आइडेंटिफाइड एज। अगर आप देखें यहाँ पर ये जो टॉप पे हमें एक शेप नजर आ रही है, हेक्सागोन सा बना हुआ है, तो ये हमारा हेक्सागोनल शेप होगी। ठीक है, इसमें हम सिर्फ शेप से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें हमारा इन्होंने इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह नहीं दिए, लेकिन शेप से इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर कैन बी सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ। मतलब हम H2S को जब हम आयनाइज करेंगे तो ये दो H प्लस आयन बनाएगा और एक सल्फाइड आयन बनाएगा। अच्छा, इसमें हम क्या ऐड करें? क्योंकि ये वीक एसिड है, तो हम वो ऐड करेंगे जिसका इसके साथ कोई कॉमन आयन हो। NaCl का कोई आयन इसके अंदर कॉमन है? नहीं है। HCl का बिल्कुल है, क्योंकि HCl में H प्लस आयन है। तो सिर्फ एक ही हमारा ऑप्शन है जिसमें इसके पास कॉमन आयन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द कंडीशन दैट ओनली इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अगर हम क्या करना चाहते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं और डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते, तो एक ही चीज है जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज्यादा, बेसिकली कहना ये चाहिए, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, और जो जिसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और जो दूसरा होता है इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट, वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। लेकिन ये दोनों टाइप हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कहता है? इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द गिवन रिएक्शन इज 1 exponent -13। ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है 2HF आयनाइज होके H2 और F2 में कन्वर्ट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द रिएक्शन? वैल्यू ऑफ Kc। अच्छा, यहाँ हमें वेरी लार्ज वेरी वेरी स्मॉल दिया गया। अगर हम इस एक्सपोनेंट को देखें माइनस में, तो हमें ये समझ में आता है कि ये वैल्यू स्मॉल है बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हमें ये नजर आ रहा है कि वेरी स्मॉल है। फिर अब आगे देखते हैं।
अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, अगर याद रखें कि अगर हमारी केसी की वैल्यू बहुत लो है, इसका मतलब है हमारी प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट स्टेबल में आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 में एक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट शो इट्स dissolution in a solvent and dependency on the temperature, प्रेशर एंड पीएच। अच्छा, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि शो करती है कि आया कि वो एक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा है, और डिपेंड करता है उसका डिजोल्व होना टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और पीएच पे। द बेस ऑन द गिवन स्टेटमेंट द प्रॉपर्टी एक्स, मतलब वो प्रॉपर्टी फिर क्या होगी। तो सिंपल थी, हमें क्लियरली जो इसकी डेफिनेशन बनती है, जब हम सॉल्युबल की बात करते हैं तो हमारा माइंड या तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी पे जाना चाहिए। लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली ये के एस पी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा हमारा प्रेशर चेंज करने से। तो फिर इस रिस्पेक्ट से फिर हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट है, सॉल्युबिलिटी सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो हमें इस रिएक्शन का केसी लिखना चाहिए। केसी का जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, फिर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर मैं इसके यूनिट्स भी अब पुट कर दूं, तो PCl3 की जगह पर मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट आ जाएगा मोल पर DM3। ठीक है। और एक मिनट में इसको थोड़ा सा और प्रॉपर कर लेता हूँ। मतलब ऊपर हमारा मोल पर DM3 दो दफा होगा, क्योंकि अभी हमने देख लिया, और डिवाइड बाय प्रोडक्ट एक ही है तो मोल पर DM3 एक ही दफा होगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमारा जो यूनिट बनेगा वो मोल पर DM3 बनेगा। तो इस रिफ्लेक्स से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है, कंसिडर द गिवन एसिडिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल फॉर विच द वैल्यू ऑफ Kc इज एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 4। अच्छा, Kc की वैल्यू आपको इन्होंने 4 दे दी है। ठीक है। टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द दिस रिएक्शन, सैंपल फ्रॉम द रिएक्टिंग मिक्सचर इज ड्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ Kc इज कैलकुलेटेड एज 2.5। अच्छा, ये इसको ये Kc की वैल्यू कह रहे हैं, एक्चुअल में ये Qc होता है। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर हम Kc का फॉर्मूला लगाते हैं और कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसको Qc रिएक्शन क्वोशंट कहा जाता है। अच्छा, ये वैल्यू हमारी 2.5 है। तो यहाँ पर आगे क्या पूछा जा रहा है, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Kc डिपिक्ट्स दैट द रिएक्शन। हाँ, मतलब डिपिक्ट्स का मतलब है कि ये वैल्यू हमें क्या शो करेगी। तो याद रखें, यहाँ पर Qc की वैल्यू स्मॉल है Kc की वैल्यू से, इसका मतलब है अभी Kc इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें, तो हमारा ऑप्शन सी में लिखा हुआ है विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में इन द गिवन रिएक्शन द रिएक्टेंट H2O कैन बी क्लासिफाइड एज। तो यहाँ अगर हम देखें, ये H2O अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्रोमियम आयन के साथ बाइंड हो रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये वाटर का मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो बाय डेफिनेशन उसको लिविस बेस कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको लिविस एसिड कहा जाता है। तो हमें यहाँ वाटर की बात हो रही है, तो वाटर ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, तो ये लोएस्ट बेस है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कहा जा रहा है व्हेन मिथेनॉल रिएक्ट विद वाटर इट एक्ट एक्ट्स एज अ ब्रॉन्सन डेरी एसिड विद द इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइंग वेरी फार टू द लेफ्ट। अच्छा, ये एरो से भी हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। इसका मतलब है इसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत स्टेबल हैं, वो प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाहते, और क्योंकि ये प्रोडक्ट का एरो बहुत छोटा नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिपिक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इन द गिवन रिएक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो हमारा है ये कॉन्जुगेट बेस है, और ये हमारा एसिड है। ठीक है। ये एसिड अगर आयनाइज होना ही नहीं चाहता,
प्रोडक्ट बनाना ही चाहता है तो ये वीक होगा। तो इस हिसाब से हमारा या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कॉन्जुगेट बेस, यानी कि कॉन्जुगेट बेस रेडिली अपना वापस CH3OH में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिर हमारा ऑप्शन मतलब सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। द पीएच ऑफ द सैंपल कंटेनिंग 0.0125 सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज। अच्छा, अगर हमें कंसंट्रेशन दी गई है और हमें जो है वो पीएच कैलकुलेट करनी है, KOH बेसिकली एक बेस है। तो बेस में हमारे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी जो कि है 0.0125। तो हमारा इनिशियली पहले POH कैलकुलेट होगा, सॉरी इसको OH लिखना चाहिए मुझे, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो माइनस लॉग ऑफ जो कि हमें गिवन वैल्यू है 0.0125, इस पे जब हम लोगैरिथम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास ये आता है 1.9। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो हमारा वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.9, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें मांगा गया है पीएच, तो पीएच निकालने के लिए आप क्या करें, 14 में से माइनस कर दें ये जो POH की वैल्यू है, मतलब 14 माइनस 1.9 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास जो आंसर बनता है वो सी बनता है। थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, लेकिन आंसर हमारा सी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बफर सोल्यूशन। अच्छा, बफर सोल्यूशन क्या होता है, जो पीएच को चेंज होने से रोकता है, ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है। अच्छा, ये एक हमारे जहन में एक डेफिनेशन आनी चाहिए शुरू में ही। अच्छा, इसने क्या लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, देयर पीएच ऑल्टर ऑन डायल्यूशन, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो जो कोशिश ये नहीं करता है कि ये चेंज हो। दे हैव स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीएच, हाँ ऑप्शन बी हमारा हो सकता है कि भाई वो अब कोशिश यही करता है कि पीएच चेंज ना हो, लेकिन हम ऑप्शन सी और डी भी चेक कर लेते हैं। दे शो चेंज इन पीएच ऑन द एडिशन ऑफ एन एसिड, ये भी गलत है, वो चेंज होने से रेजिस्ट करता है। देयर पीएच वेरीज, मतलब ऑप्शन ए सी और डी में सब में उसने चेंज हो पीएच की बात की है। ऑब्वियसली ऑड जो ऑप्शन है वो बी ही है, तो बी ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 0.04 मोल ऑफ C6H5COO, ये हमारा सॉल्ट है। ठीक है, एंड 0.02 मोल ऑफ C6H5COOH, ये हमारा एसिड है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन सॉल्ट की है और ये जो कंसंट्रेशन है ये एसिड की है। अच्छा, हमें पीएच बफर सॉल्यूशन की मालूम करनी है, तो हमें पीएच सॉल्यूशन पीएच का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि है माइनस लॉग ऑफ के, जो कि ये गिवन है हमारे पास। फिर आएगा प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, जो कि हमें दिया गया है माइनस लॉग ऑफ के हमें दिया गया है 6.4 एक्सपोनेंट -5। फिर प्लस लोगैरिथम हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी सॉल्ट की 0.04 और एसिड की 0.02। इन सारी कैलकुलेशन से जो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का, वो हमारा आंसर बन रहा है 4.49। ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू ये आएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 है द मोलैरिटी ऑफ 0.5 DM³ ये हमें वॉल्यूम DM³ में दिया हुआ है, ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 10.35 ग्राम ऑफ K2CO3 इज। अच्छा, अगर हमें फॉर्मूला मोलैरिटी का याद हो वो क्या है, कि हमें मोल्स चाहिए होते हैं और डिवाइड बाय वॉल्यूम हमें DM³ में चाहिए होता है। वॉल्यूम हमें ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है जो कि है 0.25। मोल निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मोल का फॉर्मूला याद है आपको, मास को हम MR से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम मास लेते हैं 10.35 और इसका MR जो है हमारा 2 × 39, 39 हमें गिवन है ये, प्लस कार्बन का 12 मास होता है, और हमारे पास एक ऑक्सीजन का 16 है, चलिए मैं ये लिख देता हूँ 16 × 3।
तो इस सबको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो जो मेरे पास मोल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.075। अब इस 0.075 को डिवाइड करें 0.25 से, तो हमारा जो एग्जैक्ट मोलैरिटी आती है वो आ रही है 0.3। और उसको 2 डेसिमल प्लेस में हम 0.30 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कंसिडर द गिवन, सॉरी, कंसिडर द गिवन कुकर, हमें ये दिया गया है एज अ सिस्टम। अच्छा, इफ नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड द इंटरनल एनर्जी इज जीरो, देन द चेंज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर यहाँ वर्क डन भी नहीं हो रहा, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स हम ये देखेंगे कि इस सिस्टम में एनर्जी एंटर कितनी हो रही है और एग्जिट कितनी हो रही है। सिर्फ उसी को ही, उसी का डिफरेंस निकालना है। तो 15 - 3 हमारा 12 किलो जूल प्लस में आएगा। उसका रीजन ये है कि हम जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी है, और जो रिलीज हो रही है वो माइनस है। बस इन दोनों को इसी तरीके से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन अ कैलोरी मीटर 13.3 मोल ऑफ वाटर आर यूज्ड टू मेजर द हीट ऑफ combustion from 0.30 gram of sugar. The specific heat capacity of water is 4.2 joule, Kelvin inverse, gram inverse, and the rise in temperature is recorded 5 Kelvin. ठीक है जी, हमें मोलर मासेस दिया हुआ गया है वाटर का और शुगर का भी दे दिया है। गुड। तो द अमाउंट ऑफ हीट evolved ड्यूरिंग द combustion ऑफ 1 मोल ऑफ शुगर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कैलोरी मीटर में सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं कि जो हमारे पास वाटर है इसके मोल्स दिए गए हैं, जो कि हैं 13.3 मोल्स। अच्छा, अब वाटर का जो टेम्परेचर है वो 5 केल्विन राइज हुआ है, मतलब डेल्टा टी इसका है 5 केल्विन। और इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी हुई है 4.2 जूल, केल्विन इनवर्स, ग्राम इनवर्स। अच्छा, अब ग्राम इनवर्स ये कहता है, ये यूनिट के अंदर ये ग्राम की प्रेजेंस होना हमें ये आइडेंटिफाई कराता है कि हमारे जो वाटर की वैल्यू है वो मोल्स में नहीं मास में होना चाहिए। तो मतलब ये है कि मुझे मोल्स को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि हम इसके मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें वाटर के एमआर से, जो कि है 18। तो पहले तो हम 18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 13.3 से। तो जब मैं 18 को मल्टीप्लाई करता हूँ 13.3 से, तो उस कंडीशन में मेरे पास क्या आता है, उस कंडीशन में मेरे पास आता है इनिशियली 239.4। ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों चीजें यूज करके मैं डेल्टा क्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ हीट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो मास हमारा आ गया 239.4, सी की वैल्यू हमें दी हुई है, मतलब स्पेसिफिक हीट की 4.2, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर 5 आ गया। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो हीट आती है वो आती है 5027.4 जूल। अच्छा, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारे यूनिट्स में किलो जूल चल रहा है, तो इसको मैं 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में चेंज करता हूँ, तो वाई 5.0274 किलो जूल हो जाती है। अच्छा, ये किलो जूल पर मोल है। अच्छा खैर, अब पर मोल में कैलकुलेट करने के लिए मुझे शुगर के मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, अब शुगर के हमारे पास यहाँ पर मास कितना दिया गया है, शुगर का मास दिया गया है 0.303 ग्राम ऑफ शुगर। तो अगर मैं पहला काम तो ये करूं कि मोल्स निकाल लूं शुगर के, वो कैसे आएंगे कि जो इसका मास है 303, इसको डिवाइड कर देता हूँ इसके मोलर मास से, जो कि मोलर मास भी हमें गिवन दिया गया है 342.3। ठीक है। तो ये अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास जो इसके इसकी जो वैल्यू आ रही है, वो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.0008 आ रही है तकरीबन। अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब हमारे पास जो मोल्स हैं वो इतने हैं।
लेकिन हमसे मांगा क्या गया, हमें मांगा गया है कि 1 मोल शुगर से। अच्छा, ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है ये जो है ये हीट प्रोड्यूस इतने मोल से हुई है। तो अगर मैंने 1 मोल से करना है तो इसको मैं एक्स कर देता हूँ सिंपली। तो 1 मिनट, हम ये दोनों वैल्यूज ध्यान में रखें। देखें, ये मोल्स आए हैं हमारे शुगर के, और ये वैल्यू इसी शुगर के मॉलिक्यूल से कंबशन से जो वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ था उसकी वैल्यू। तो इतने मोल से ये है, तो 1 से क्या होगा, एक्स। तो अगर आपको रेशो मेथड याद हो तो इसको इससे एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ थोड़ी जगह बना लेता हूँ ऊपर ही, ये कैलकुलेशन दोबारा हट जाए तो कोई मसला नहीं है। मैं ये वैल्यू ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। मतलब 0.0008 से जो हमें हीट मिल रही है वो मिल रही है 5.0274 किलो जूल। ठीक है। तो 1 मोल से कितनी मिलेगी, तो इसको मैं एक्स कह देता हूँ। और ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 0.00088 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5.0274 किलो जूल। अच्छा, उसके बाद फर्दर क्या होगा, ये एक्स से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, वो आती है 5686 अप्रोक्सीमेटली। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है। अच्छा, 41 में हमें है, द गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द सीरीज ऑफ रिएक्टेंट्स अकरिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड, LiF दिया हुआ है हमें। यहाँ पर लिथियम सॉलिड से गैसियस में जा रहा है, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन दी हुई है। उसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई है, लेटेस्ट एनर्जी दी हुई है। और हमारे पास, अच्छा, लेटेस्ट एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दी हुई है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, हमें लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो तमाम एंथैल्पीज के सम के बराबर होती है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। तो पहला हमारी एंथैल्पी है डेल्टा एच एस। फिर दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जी, इसको मैं आई ई लिख सकता हूँ। इसके बाद है बॉन्ड एनर्जी, इसको मैं बॉन्ड एनर्जी लिख देता हूँ। प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई ए कह देता हूँ। प्लस लेटिस एनर्जी को एल ई कह देता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबकी वैल्यूज पुट करनी है, कोई वैल्यूज का साइन चेंज नहीं करना। डेल्टा एफ की वैल्यू हमें है -594.1 इक्वल टू, एस की वैल्यू है 155.2, आई ई की वैल्यू हमें जो दी गई है वो 520 दी गई है। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी हमें दी गई है 75.3। और अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो माइनस में है, तो हम ये माइनस में ही लिखेंगे, -328। अच्छा, एक चीज और नोट करें कि ये सारी वैल्यू सेम यूनिट्स में है, तो हम डायरेक्टली पुट करेंगे तो ये है। उसके बाद लेटेस्ट एनर्जी हमें नहीं पता, उसकी जगह हमने लेटेस्ट एनर्जी ही लिख देते हैं। अच्छा, अब ये हमने कुछ भी नहीं करना, हमने बस सिंप्लीफाई करना है इन सबको। तो जब मैं इन सबको सिंप्लीफाई करूंगा, मतलब ये सारे, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, इन सबको मैं सॉल्व करूं, मतलब ये तीनों वैल्यूज प्लस होंगी, इससे ये माइनस होगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर शिफ्ट करके मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा, तो जो मेरा ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। ठीक है। मतलब जो एंथैल्पी चेंज होके आएगा हमारे पास -1016.6 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ब्लो द थर्मोकेमिकल रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी एसोसिएटेड एंथैल्पी चेंजेस। यहाँ पर हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रहा है तो इसकी एंथैल्पी हमें मालूम करनी है। अच्छा, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है पहले स्टेप में, उसकी एक एंथैल्पी दी है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो इसकी यानी कि ये दो एंथैल्पीज दी हुई है दो रिएक्शंस की।
इससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम जस्ट इसको बहुत आसान सा ये होता है कि अगर आपको दो रिएक्शन दिए हो, तीसरा मालूम करना हो, तो पहले आप उनको ऐड करके देखें कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन बनती है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट साइड पे है और यहाँ रिएक्टेंट पे है, तो दोनों का साइन अपोजिट होगा, तो ये एक दूसरे से आसानी से कैंसिल हो जाएंगे। तो सी पहले आएगा, फिर ये हाफ O2 और हाफ O2, ये बन जाएगा 1O2, तो हम उसको O2 लिखेंगे, और सिर्फ CO2। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो इसका मतलब है इनको जस्ट ऐड करने से हमारी एंथैल्पी आ जाती है। तो अगर मैं इन दो वैल्यूज को ऐड कर दूं तो मेरा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी वाला आंसर करेक्ट होगा, -393.5 किलो जूल पर मोल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 है, गिवन आर टू हाफ रिएक्शंस एंड देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, कॉपर का है प्लस में 0.34, और निकल का है माइनस में 0.25। तो याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड बनता है, और जिसका कम होता है वो एनोड। द ओवरऑल सेल पोटेंशियल, अगर सेल पोटेंशियल मालूम करना है मैंने, तो उसका तरीका ये होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एक डायरेक्ट सा फॉर्मूला है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हमारा है 0.34, माइनस, फिर माइनस का ये आएगा, जो वैल्यू है माइनस के साइन के साथ आएगी, -25। अगर मैं सेल पोटेंशियल मतलब सेल पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूँ तो तो ये माइनस माइनस प्लस होके एड अप हो जाएगा, 0.34 और 0.25 ऐड होके, तो जो भी हमारा सेल पोटेंशियल आएगा वो प्लस आएगा, और 0.59 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अ फ्यूल सेल, इट यूज वाटर एज अ सोर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मुझे अगर आप नोट डाउन करें तो वाटर तो इसका प्रोडक्ट होता है, इसका सोर्स नहीं होता। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप पहले देखें, +2 से +3 होने का मतलब है इसने, आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, +2 से +1 होने का मतलब इसने गेन किया है। यहाँ 0 से -1 होना मतलब ये भी गेन हो गया। यहाँ पर 0 से -3 होना ये भी गेन हो गया। तो ये चारों, तो ये यानी ये तीनों कहना चाहिए था, ये रिडक्शन है, और एक ही हमारा ऑक्सीडेशन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज पास फॉर 2 मिनट्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है कि एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर दें टाइम इन सेकेंड्स। तो एम्पेयर हमारा 5 है, टाइम हमारा मिनट में दिया हुआ है, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, FeS H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा FeSO4 बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा Fe जो है और प्लस H2S गैस बन रही है। तो गैस बनने के लिए यकीनन ये सॉलिड से पहले चेंज होके गैसेस स्टेट में गया होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन में चेंज आया होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता। H2S रिएक्ट कर रहा है और H2SO4 बना रहा है, यहाँ सल्फर की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जब ये इसमें जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +6 हो जाती है, ये भी चेंज हो रही है। अच्छा, ऑप्शन सी MgOH जो है एक बेस है और एसिड से रिएक्ट करके MgSO4H2O बन रहा है, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द गिवन रिएक्शन OF2 रिएक्ट कर रहा है वाटर से और HF बना रहा है O2, द सब्सटेंस दैट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी खुद की क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो हम देखते हैं किसकी रिडक्शन हो रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ OF2 में, वो O की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +2 है, इसका रीजन इसके साथ दो नेगेटिव फ्लोरीन अटैच हैं, -2 वाले। अच्छा, अब अगर आप ये देखें OF2 में ऑक्सीजन जब इस साइड पे जा रहा है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट 0 हो रही है। 0 का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं, प्लस से 0 होने का मतलब है गेन, गेन इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं रिडक्शन। इसका मतलब है हमारा OF2 वो सब्सटेंस है जिसकी रिडक्शन हो रही है, और ये एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन, ठीक है, Fe2O3 में अगर मैं यहाँ पर आयरन की बात करूँ
तो यहाँ पर जो कि ऑक्सीजन हमारे पास है 3, तो इस रिस्पेक्ट से -6 टोटल बनती है, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 होती है। तो 3 ऑक्सीजन की -6, तो -6 को बैलेंस करेंगे +6 से। तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 आयरन पे है, तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो +3 बनती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, मतलब थ्योरी के पार्ट का। वो ये है, द वैल्यू ऑफ V, W, X, Y एंड Z दैट करेक्टली बैलेंस द गिवन इक्वेशन इक्वेशन आर। अच्छा, ऑलरेडी हमें ये वैल्यूज दे दी गई हैं। अगर हम इन वैल्यूज को इसमें पुट करके एक एक करके चेक करते रहें तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आपको बस ये एक जनरल प्रैक्टिस करनी है कि ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। लेट सपोज मैं अगर कहूँ कि हमारा इसका ऑप्शन डी करेक्ट है डायरेक्टली, तो हम इसके अंदर ये 3 पुट कर देते हैं। ये हो गया 3। वी की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। और एक्स की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा। और वाई की जगह अगेन 3। और हमारा जेड की जगह 5 आएगा। अच्छा, वो कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर P3 है तो यहाँ पर 3 लगने से भी ये P3 है। तो हमारा ये एक V का और इसका एक एक सिंपल सा रिलेशन बन रहा है कि जो वैल्यू V की होनी चाहिए वो वैल्यू Y की भी होनी चाहिए। तो अगर आप गौर से देखें, सिर्फ ऑप्शन डी में ही ऐसा है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।